नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। उदंत मार्तंड का प्रकाशन आज ही के दिन किया था पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने। तो आज हम जिस आधुनिक हिंदी पत्रकारिता को देखते हैं, उसकी जो नींव रखी गई थी वो आज ही के दिन रखी गई थी। तो आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक समारोह का आयोजन किया था, एक संगोष्ठी का, और हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे जी को आज सम्मानित किया गया। और हमारे साथ इस वक्त प्रयाग पांडे जी मौजूद हैं। प्रयाग पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम धन्यवाद वाणी जी। श्रोताओं, प्रयाग पांडे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी तक आपकी 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं पत्रकारिता पर, इतिहास पर। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना खुद ही परिचय दीजिए। आपने 40 साल जनसत्ता में बिताए हैं, एक ऐसा अखबार जिसने कई सारे प्रतिमान गढ़े हिंदी पत्रकारिता के, वो भाषाई लहजे से हों, भले ही कंटेंट के लहजे से हों। तो प्रयागदा, आपको एक तो बहुत बहुत स्वागत छू, और दूसरा आप बताइए कि कैसे आपका पत्रकारिता का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। जनसत्ता पूरा अपना पीक पे था उस वक्त। मैं जनसत्ता का नैनीताल जिले, अविभाजित नैनीताल जिला उधम सिंह नगर बीच में था। अच्छा। तो नैनीताल जिले का संवाददाता बन गया था। तो उसके बाद मैं लगातार जनसत्ता में मैं काम करते रहा। चूंकि स्टिंगर होने के अपने कुछ फायदे थे कि हम बाधिनी थे जनसत्ता के साथ, और बारों में भी काम कर सकते थे। अच्छा। तो इसलिए मैंने उसका फायदा उठाया, स्टिंगर होने का। अच्छा। फायदा ये उठाया कि मैं 1903-4 में जब आपका टीवी बहुत टीवी का प्रसार बहुत होने लगा, तो सारा समय टेलीविजन में मैं 2003 से 2008 तक, हाँ। 2003, तो उस करीब 7-8 साल का अरसा मैंने टीवी के साथ भी तो सहारा टीवी की शुरुआत आपने नैनीताल से आपने ही की। हाँ, सारा टीवी की शुरुआत मैंने अच्छा। नैनीताल में की। अच्छा। और दूसरा ये था, मुझे सौभाग्य था कि मैं नैनीताल में राष्ट्रीय अखबार, हिंदी राष्ट्रीय अखबार, अंग्रेजी के बहुत लोग थे, तो हिंदी राष्ट्रीय अखबार का पहला रिपोर्टर था। और नैनीताल में टीवी पत्रकारिता की शुरुआत भी करने वाला मैं पहले थे। ये मेरा अल्मोड़ा में पीसी तिवारी जी थे। अल्मोड़ा में पीसी तिवारी जी, हाँ। और वहाँ अल्मोड़ा में जनसत्ता में डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट साहब थे, और अच्छे पुराने पीसी भाई, और हम हमारे वरिष्ठ थे दोनों। डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट गुलोवासी हो गए, वो हमारे वरिष्ठ थे। और उम्र आज के तमाम चैनलों टीवी चैनलों से एकदम अलग था सहारा टीवी, थोड़ा अलग था। कुछ मानक, मुझे भी लगता है कि उसके कुछ मतलब सही रिपोर्टिंग होती थी उस टाइम पे। नहीं, ये था कि जो रीजनल चैनलों की शुरुआत का जनक हम कहेंगे इनाडू टीवी को, नाडू को, ईटीवी के बाद दूसरा चैनल आया जो क्षेत्रीय चैनल, तो उसमें सारा समय आया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लेकिन सारा समय के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कनेक्ट इसलिए था कि सारा समय में जो लोग काम कर रहे थे उस वक्त, वो लोग तमाम लोग प्रिंट से आए थे, और उसमें से अधिकांश लोगों का कनेक्ट हमारे पहाड़ से था। आप इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा अलग लगता था जी, क्योंकि उसमें कुछ कद्दावर, कुछ अनुभवी लोग थे, जो कोई प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए स्टूडेंट नहीं थे पत्रकारिता के, वो पुराने लोग थे, आंदोलन से, सरोकारों से जुड़े हुए लोग थे। प्रभात डबराल साहब थे, और बिपिन धुलिया जी थे। तो तमाम लोग पत्रकारिता से आए थे। उनका एक दीर्घ अनुभव था पत्रकारिता का, और दूसरा उनका एक पहाड़ के प्रति, पहाड़ की खबरों के प्रति, पहाड़ की समस्याओं को उठाने के प्रति एक विशेष लगाव भी था। और जैसे कि हमने 2003 में पहली बार नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव को लाइव किया सहारा ने। अच्छा, 3 दिन। अच्छा, ये भी पहला रिकॉर्ड है। अच्छा। तो क्योंकि ये तब संभव हो पाया कि उसके जो मैनेजमेंट में थे, जो संपादकीय हेड थे, वो पहाड़ के लोग थे। वो नंदा देवी की परंपरा, नंदा देवी की महिमा, नंदा देवी की दो तासीर, या पहाड़ के जनजीवन में, लोक जीवन में, लोक संस्कृति में, और हमारी लोक कला में नंदा देवी के महात्म्य और महत्व को जानते थे। इसलिए उन्होंने उसका कवरेज की, उसका पहली बार लाइव किया 3 दिन। जी, सही वो भी बात बहन आई पूरी। अब तो लाइव वैसे हो जाता, उस वक्त तो लाइव के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर पहले आपने जनसत्ता से जुड़े रहे स्टिंगर के तौर पे लगातार, फिर साथ साथ में आपने सहारा में काम किया, और उत्तराखंड नवनीत करके आपने अपना उत्तराखंड नवनीत निकाला। पहले साप्ताहिक था या उत्तराखंड नवनीत साप्ताहिक बार था, उसकी अच्छी व्यूअरशिप थी। और उत्तराखंड नवनीत हमने जब हम उसमें जनसत्ता में स्टिंगर हो गए, और जनसत्ता में स्टिंगर होने के बाद भी मैंने नवा टाइम, हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज, इनमें बहुत लिखा। और फिर कालांतर भी हुआ। मैं जब 1991 में मैंने फिर
उत्तराखंड नवनीत बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास डेली दैनिक अखबारों में लिखने का दबाव बढ़ा था। तो मैं जनसत्ता में 2023 तक, मैंने 2023 को मैंने खुद जनसत्ता की 40 साल पुरानी मान्यता को सरेंडर कर दिया स्वेच्छा से, और आज की तारीख में स्वतंत्र पत्रकार हूँ, और स्वतंत्र तौर पर तमाम अखबारों को आर्टिकल लिख देता हूँ, खबर फीचर लिखता हूँ। और नैनीताल में आप रहते हैं? नैनीताल में ही मैं कितनी किताबें आपकी, कितनी और किस किस नाम से हैं? देखिए, ये था कि मेरी पहली किताब आई थी 2013 में। वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक ससरी इतिहास है, क्योंकि राज्य आंदोलन इतना व्यापक था और इतनी लोगों में, राज्य आंदोलन में जितनी लोगों की भागीदारी थी, तो संभवतः विश्व की किसी भी क्रांति में इतना बड़ा जन भागीदारी वाला आंदोलन, पूरा क्षेत्र जहाँ 100% लोग सड़कों में है, जितनी भी आबादी है, कम की संख्या पर नहीं जाए, उसकी भागीदारी पे, तो उस आंदोलन का इतिहास को चंद शब्दों में लिखना जब बहुत असंभव है। उस दौर में एक दिन में उत्तराखंड से लेकर जहां जहां प्रवासी हैं हमारे, दिल्ली में है, फरीदाबाद में, लखनऊ है और जगह, तो एक दिन में 7600 घटनाएं हो रही, लाठीचार्ज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो उसको एक दिन के इतिहास को भी समेटना मुश्किल है। लेकिन हमने उस धारा को पकड़ने के लिए, वो आंदोलन की धारा क्या थी, आंदोलन के पीछे विचार क्या था और उसकी स्पिरिट क्या थी, उसको पकड़ने के लिए एक मैंने किताब लिखी, बहुत संक्षिप्त उसको रूपरेखा के तौर पर। वो मेरी आई 2013 में, और उसका नाम है देवभूमि का रण। और उसका मेरा सौभाग्य है कि वो किताब हमारे जितने प्रवासी हैं दुबई, ये खाड़ी के देशों में, वहाँ वो किताब, उसका विमोचन दुबई में भी हुआ, और वहाँ के लोगों ने भी उसका विमोचन किया। वो किताब 4 महीने में रिप्रिंट हो गया आगे, और अभी उसका दूसरा प्रिंट भी खत्म हो गया। और दूसरी मेरी किताब आई 2016 में, जो नैनीताल एक धरोहर। तो नैनीताल एक धरोहर नैनीताल के इतिहास पर केंद्रित है, और उसका 500 पेज की किताब है। उसका विमोचन दिल्ली में 29 मई 2016 को तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पीसी पंत साहब ने किया था। और उसमें तमाम देश भर के मुद्दंड पत्रकार, हमारी जनसत्ता के संपादक ओम थानवी और तमाम लोग थे। और वो भी मेरा खत्म हो गया अंक भी, और उसको अमेजन में लगातार 5 स्टार मिले, और अब वो भी रिप्रिंट हो गया आगे मेरी किताब। तीसरी किताब मेरी, मैंने जो आर्टिकल तमाम अखबारों में लिखे उस दौर में, तो ये था कि कुछ आर्टिकल छूट गए थे, कुछ नहीं मिले, खाना बदोश जिंदगी थी, बंजारा जिंदगी जी हमने शुरू में, हम बहुत गरीब परिवारों से आए थे। तो जो आर्टिकल मुझे मिले, मैंने उन आर्टिकलों का एक संग्रह प्रकाशित कर दिया, और करीब 550 पेज का संग्रह है। उसका नाम है सहयोग बस। तो उसमें मेरे जितने आर्टिकल तमाम अखबारों में छपे हैं, नवा टाइम, हिंदुस्तान, जनसत्ता, तमाम, और माया, और ये जो पत्र पत्रिका में, उन आर्टिकलों, चुनिंदा आर्टिकलों का मैंने एक वो है। चौथी मेरी किताब आई है तपोभूमि में गांधी जी। वो गांधी जी के उत्तराखंड दौरों को पर केंद्रित है, लेकिन उसमें कोशिश ये की गई है, आज अगर हम आज की बहन, अगर आज की हम बात करें, अगर हम गांधी को पढ़ना चाहते हैं, तो जितना साहित्य गांधी जी पर है, अगर एक आदमी पूरा जीवन अगर वो लगा दे, वो गांधी जी के साहित्य का एक अंश भी नहीं पढ़ सकता, जितना गांधी जी पर काम हुआ है। गांधी जी की खुद की अपनी बहुत किताबें हैं, उनके परिजनों की बहुत किताबें हैं, और गांधी जी पर जितना शोध पूरे विश्व में और हुआ है, पूरे विश्वविद्यालयों में, उतना शोध होता किसी पर नहीं हुआ। विपुल साहित्य है गांधी जी पर। तो गांधी जी पर किताब लिखना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने गांधी जी पर वो 250 पेज की किताब में गांधी जी की 6 पीढ़ी पहले से और लास्ट तक को मैंने एक ससरी निगाह पर, ताकि वो अगर माना आप संपूर्ण गांधी वांग्मय पढ़ें, तो उसी के 100 एडिशन थे, और जिसको छोटा हाथी लेने को जाना पड़ता था, अब तो उन्होंने डिजिटल कर दिया है, डिजिटल में आ गए हैं। तो इतना साहित्य, तो वो मेरी आई है। और मेरी चौथी किताब आई है बिना वर्दी की पुलिस। अच्छा। वो है हमारी पटवारी व्यवस्था पर। वाह। तो हमारी जो उत्तराखंड में हमारे वहाँ जो रेगुलर पुलिस नहीं थी, तो जब हमारे रेगुलर पुलिस तो 1862 में आई, पुलिस एक्ट 1862 में बना, लेकिन हमारे वहाँ पटवारी पुलिस आ गई थी 1819 में। अच्छा। तो उस लिहाज से ये पुलिस
रेगुलर पुलिस से भी पुरानी है। तो हम ये और जो हमारा पटवारी था उसको पटवारी को एसएचओ के अधिकार थे, वो क्रिमिनल में भी और उसमें भी, और वो रेवेन्यू का भी अधिकारी था, वो पुलिस का एसएचओ भी था। तो अभी भी कई क्षेत्रों में ये व्यवस्था अभी छुप छुप चल रही है। अच्छा। तो जब वो पटवारी व्यवस्था को लेकर एक सवाल उठा, वो अंकिता भंडारी के हत्याकांड के बाद ये हुआ कि ये पटवारी व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको लेकर तमाम सवाल उठे। तो उसी दरमियान मेरे को ख्याल आया कि पटवारी व्यवस्था के जो अतीत है उसके अतीत के नकारात्मक सकारात्मक पक्ष हैं, या पटवारी व्यवस्था के प्रकटीकरण के तात्कालिक कारण क्या थे, उन कारणों का विवेचन करते हुए तो अभी 2 साल पहले ये किताब आई है। तो वो अच्छा। किताब की भूमिका भी हमारी श्री इंदु कुमार पांडे साहब जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने लिखी है उसकी भूमिका। और वो किताब एक नए शोधार्थियों के लिए एक जैसी किताब। अच्छा। तो और अभी मेरी 6ठी किताब आई है, पहाड़ी अंग्रेज जिम कॉर्बेट। अच्छा, वाह। तो जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे। जिम कॉर्बेट शिकार कथाओं के लेखक थे, वन्य विज्ञानी थे, वन्य जीव विज्ञानी भी थे। और जिम कॉर्बेट पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जब उन दिनों कैमरा में आप फोकस करने की सुविधा नहीं होती थी, जिम कॉर्बेट ने जिन्हें प्रत्यक्ष शेरों के बागों के फोटो लिए हैं आमने सामने करके। और जिम कॉर्बेट पूरा ज्ञाता थे, लेकिन जिम कॉर्बेट का ये वाला पक्ष तो पूरा जग जाहिर पक्ष है। हमने कोशिश ये की है कि जिम के जो मानवीय पक्ष हैं, जो जिम का जो पूरे हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के गरीबों के साथ, और खास तौर पर पहाड़ उत्तराखंड के लोगों के साथ जो उनका एक जो लगाव है, आत्मीयता है, तो और जो उनके प्रति समर्पण का भाव है, और जो त्याग का भाव है। जिम पूरा छोटी हल्द्वानी गांव को पूरे बटाईदारों को मुफ्त में देंगे। उनके जब वो यहाँ से केन्या चले गए, उनकी लगान वहीं से भेजते थे, उनके दुख सुख उनको मदद करते थे, पेंशन भेजते थे। जब जिम गोलोकवासी हो गए तो जिम की बड़ी बहन मैगी, तो मैगी उनके लगान भेजती थी। और हमारे पहाड़ के मंदिरों को, हमारे अल्मोड़ा जिले के मंदिर, गढ़वाल जिले के मंदिर, नैनीताल जिले के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद और चर्चों को पैसा भेजती थी, फादर को पैसा भेजी, पुजारी को, वहां केन्या से। तो वो, और जो जिम का वाला पक्ष था, मानवीय वाला पक्ष, तो शिकार कथाओं के लेकर शिकारी और वन्य जीव विशेषज्ञ, वन्य विशेषज्ञ के इतर, तो उस पर मेरी किताब केंद्रित है। और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जो हमारे नरभक्षों का अंत क्या है उसकी भी वो आई है कहानी, क्योंकि उसका जिम का जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो वो किताब मेरी आई। ये किताब आपने जिम कॉर्बेट म्यूजियम में रखवाई है, संग्रहालय में, जिम कॉर्बेट म्यूजियम में गई है, म्यूजियम में वहाँ जो वहाँ चलाते थे उनका गई है। लेकिन ये है कि जो जिम को लेकर पहले तो हमारी जितनी भी हमारे इतिहास पुरुष हैं, जितने भी हमारे पुरखे हैं, वो जिम हो या दूसरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या हमारे पुराने जमाने के उस दौर के नेता हो, आज़ादी के बाद के नेता हो, उनके लेकर जो पूरा एक आभा मंडल बन रहा, पूरा जो गलत सलत जो एक माहौल चल रहा है, तो जिम को लेकर भी जो आधी अधूरी जानकारियां, वो जो बेच खाने को, जिम के मानवीय पक्ष को हमने कभी भी उस रूप में महसूस नहीं किया है। हमने जिम के शिकारी, शिकार कथाओं का लेखक होने के, और चूंकि जिम के पिताजी 1860 में क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट नैनीताल के पोस्टमास्टर बन के आ गए थे। तो जिम के 7 भाई बहनों का जन्म नैनीताल में हुआ। जिम ने नैनीताल में ही पढ़ाई की, जिम बिरला विद्या मंदिर में पढ़े। जिम के शिकार के जो प्रशिक्षण था वो बिरला विद्या मंदिर का जो कोर था, राइफल कोर, वहीं से सीखे। तो जिम नैनीताल नगर पालिका में जिम के पिताजी क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट 1872 से 1880 तक, और जिम 1907 से 1910, 1919 से 1940 तक नगर पालिका नैनीताल के सभासद रहे, उपाध्यक्ष रहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, और कई बार एक्टिंग चेयरमैन भी रहे। तो अब वो जिम का जो पूरा कनेक्ट, और जिम की माँ मैरी जेन पहली महिला आपकी संपत्ति एजेंट है नैनीताल में। अच्छा। पहली महिला संपत्ति एजेंट है। और जिम नैनीताल में 56 स्टेट के संपत्ति एजेंट है और 12 बंगलों के मालिक हैं। अच्छा। तो और उसके बाद जो अब और तो इसलिए जिम का जो
मानवीय पक्ष है उसको आगे लाने के बाद हम जिम के बारे में आधी अधूरी जानकारी को बेच रहे हैं। जिम को भी हमने बाजारवाद और विपणन का जरिया बना दिया। तो मैंने इस दृष्टि तो से आपको कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको जुटाने में, सब सामग्री? देखिए ये बहन जी ये एक दिन का नहीं है। आप किताब, चूंकि हमारा पेशा, हम तो शब्दों को जोड़ के खबरें लिखने वाले लोग हैं और हम हमारी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसे नहीं रही हम कि बहुत लिखने पढ़ने वाला परिवार रहा, लेकिन वो अब हमारी रुचियां संस्कृत शास्त्रीय आचार्य वाले लोग बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। साहित्य से या पत्रकारिता से दूर रहे। हमारे परिवार का ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन ये था कि आपने वो करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान रचीज आवत जात ते शिल पर होत निशान वाला है। तो ये वाला था और हमने शुरुआत जब की, लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, हमारा पत्रकारिता या लेखन में कोई गुरु नहीं है और निगुर आदमी कैसा लिख सकता है वैसा ही लिखा। क्या बात है। मतलब जुटाना में मतलब मिल गई थी सामग्री बहुत सारी, या नहीं देखिए ऐसा, क्योंकि लोगों से भी बात करनी पड़ी होगी पुराने कुछ आपको या जी देखिए बहन जी ऐसा है कि मैं इतिहासकार, जो आजकल के इतिहासकार हैं और खास तौर पर अंग्रेजी का इतिहासकार, और आज हमारे पास जो अंग्रेजी का जो भूत ऐसा सवार है कि वो अंग्रेजी में झूठ भी सच लगता है। तो भाषाई जो हमारी दुर्बलताएं हैं वो जन्मजात दुर्बलताएं हैं। तो हम वो इतिहासकार नहीं है कि हम जो कह दें वो सच हो जाए। तो हमें कोई भी चीज को अगर हम लिखते हैं, किताब में लाते हैं, तो हम उसको 10 बार पुष्टि करनी पड़ती है। तो इसलिए यह है कि जो मेरी और पुनरावृत्ति नहीं होती है कि कॉपी पेस्ट का नहीं। जो मेरी नैनीताल वाली किताब में जो जानकारियां हैं, 517-18 पेज की किताब है, वो जानकारियां आपको अववाद स्वरूप भी कहीं नहीं मिलेंगी। उदाहरण के लिए नैनीताल का 1880 का लैंडस्लाइड हुआ और 1880 के लैंडस्लाइड में 151 लोग मरे, जिसमें 108 हिंदुस्तानी थे और 43 यूरोपियन थे। अच्छा। आज दिन तक उनकी नाम किसी को पता नहीं थे, मेरी किताब में उनके नाम आ गए। अच्छा। तो 1898 का लैंडस्लाइड हुआ बलियानाला, आज दिन तक उसकी रिपोर्ट कहीं से भी मैंने उसकी रिपोर्ट छाप दी। तो इस प्रकार आपको न्याय मिलेगा सब कुछ में। तो और ये है कि ये एक दिन का नहीं होता। तो चूंकि हम धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई और वो हमने उनको कंपाइल कर दिया। मेरा उसमें कुछ नहीं, सारा लोहा आपका, अपनी तो बस धार। क्या तो बात है, तो क्या बात है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को वो लियाकत, मुझे योग्यता नहीं है कि मैं किताब लिख सकूं। लेकिन मैंने कोशिश ये की है, चीजें जुटाई और उनको संकलित किया, एकत्रित किया। तो ये आपका बड़प्पन है प्रयागदा, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। तो अब हम पहला सेगमेंट हमारा पूरा हो चुका है कि आपकी किताबें सारी आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि जब शुरुआत में जब आपने जनसत्ता ज्वाइन किया, उस समय का दौर, उस समय का माहौल, और आज हम एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए, प्रिंट मीडिया से होते हुए, इलेक्ट्रॉनिक से होते हुए, सोशल मीडिया से होते हुए, बिल्कुल एआई के दौर में अब हम प्रवेश कर चुके हैं। तो और अब हर बंदा अपनी मोबाइल से जर्नलिज्म कर रहा है। 4-4 लाख में कोर्सेज करके बच्चे जर्नलिज्म के आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे बदलाव को आप? आप कुछ अपने दौर की किस्से कहानियाँ सुनाइए। कैसे कैसे अखबार छपने जाते थे, डाक से जाती थी खबरें, फैक्स मशीन होती थी। कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए थोड़ा सा कि आज कितनी सुविधाएं हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी कंटेंट लगातार गिर रहा है। और पहले अखबार एक अपना एक लेबल बना के रखते थे ना, आज हर घर में अखबार है, लेकिन आपने उसका स्तर खत्म कर दिया है। तो थोड़ा सा इस संकट पे थोड़ा सा। देखिए बहन जी, हम, मेरी किताब का नाम जो है वो जो मैंने आर्टिकलों का संग्रह छापा, उसका नाम संयोगवश है। बहुत प्यारा नाम है, तो संयोगवश। मेरे कई हमारे अग्रजों में से का भी तुमने संयोगवश क्यों लिखा। मैंने कहा इसमें मेरे पत्रकारी जीवन में जो मैं लिख पाया उसके चुनिंदा कुछ आर्टिकल हैं और हम संयोगवश ही पत्रकारिता में आए। कोई ऐसा हमारी कोई उस वक्त कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी पत्रकारिता की, और कोई ऐसा नैनीताल में ऐसा माहौल भी नहीं था कि आप किसी के श्री चरणों में जाएं, सीख लें, कोई गुरु बना दें, ऐसा माहौल भी नहीं था। तो मैंने उस दौर जब हम आए तो पहले तो ये था कि आप जब अखबार बहुत लिमिटेड शहरी क्षेत्रों में अखबार आते थे, और तब ये लोकल यहाँ अमर उजाला भी बरेली से आता था, तब दैनिक जागरण तो तब था ही नहीं, कानपुर आगरा से छपता शायद था, बाद में मेरठ आ गया था। अखबार एक नगरीय क्षेत्र आते थे और अखबार इंडिविजुअल नहीं था, अखबार तब भी सामूहिक था।
एक मोहल्ले में अखबार आता था, एक पढ़े लिखे आदमी, तो वो सबको पढ़ के समाचार सुनाते थे, तो वो अखबार था। ये चाय की दुकान में था तो दिन भर सब- दसियों सैकड़ों लोग पढ़ते थे। सैकड़ों लोग पढ़ते थे। और जब हम आए तो उस वक्त हमें ये था कि जब मैंने अखबार निकालना शुरू किया, आपको पोस्टल डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना पड़ता था। हम 2 पैसे का टिकट लगा के अखबार बैग पोस्ट घर लोगों के, हमारे पाठकों के घरों तक चौखट पर पहुंचता था। डाक अब वो से। साप्ताहिक अखबार छप रहा है और हफ्ते भर में जा रहा है, 15 दिन में भी खबरें बासी नहीं हो रही है। अब ये लगाइए 15 दिन में भी वो उसकी प्रासंगिकता बनी बनी हुई है, रहती थी। तो इसका मतलब संचार कितना पीछे है उस वक्त। सही और बात और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारा दूसरा साधन था रेडियो का। तो रेडियो होने का मतलब बड़ा आदमी होने का था। अच्छा। और रेडियो का लाइसेंस बनता था, ओह, और रेडियो का लाइसेंस होता था, और हर साल डाकखाने में उसकी लाइसेंस फीस जमा रेन्युअल कराना होता था। अच्छा। जैसे बंदूक का लाइसेंस बनता मतलब रेडियो खरीदने पर? रेडियो का लाइसेंस होता है, रेडियो को लाइसेंस फीस, जैसे आप बिजली पानी का फीस देते हो, हाँ। वैसे ही सालाना आपको रेडियो का एक पासबुक टाइप की होती है लाइसेंस, अगर जैसे आप- बंदूक का लाइसेंस होता है। अच्छा, अगर आपने रेडियो रखा है घर पे तब? लाइसेंस होगा सालाना, उसकी रेन्युअल होगा, फीस जमा होगी डाकखाने में। अच्छा, अच्छा। तो लाइसेंस अब बताइए, जब इतना गरीब इलाका, पूरे देश में गरीबी है पूरे उसमें, तो रेडियो जिसका होगा बड़ा आदमी होगा। ओह, और इवन नैनीताल शहर में बहुत बड़े लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग, वो नहीं था, टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। टेलीफोन आप ऑपरेटर से नंबर मांगने पड़ते थे, 3-3 दिन में हल्द्वानी फोन लगता था। उसमें कई अरे। कैटेगरी थी, अर्जेंट, अर्जेंट, प्रेस कॉल, सामान्य फोन, उसके हिसाब से पैसे पड़ते थे। अच्छा। 1 मिनट के 3 रुपए, 1 मिनट के 5 रुपए अर्जेंट कॉल। तो अब 3-3 4-4 दिन तक अर्जेंट कॉल नहीं लगते थे। उस वक्त तो सबसे बड़ा वीआईपी था जो टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था। अच्छा। ऑपरेटर के साथ अगर आपके संपर्क है तो आपका फोन जल्दी लग जाता था। तो सबसे बड़ा वीआईपी था अच्छा, ऑपरेटर। अच्छा, अच्छा। तो अब वो टेलीफोन की स्थिति, और बाद में 1985 में नैनीताल में, उससे पहले तो सीधे आप टेलीकॉम इंटरकॉम जैसा था, आपने एक्सटेंशन नंबर मांगने हैं, उसको बुक करा के नंबर दे देना उसको, वो आपको मिला के बीच में मध्यस्थता करेगा ऑपरेटर। और जो हमारे वहां डायल करने का फोन ही 1985 में आया, जब तिवारी जी के केंद्र में मंत्री थे, वो तब आया। अच्छा। तो अब हम जब खबरें भेजते थे, खबरें हमारी डाक से जाती थी, बाय पोस्ट। और तो जो हॉट स्टोरी होती थी, घटना प्रधान खबरें होती थी, हम उसको बस में, शाम की बस में कंडक्टर साहब को 5 या 10 रुपए दिए, और कंडक्टर साहब वो हमारे जहाँ आईएसबीटी में अखबारों के बॉक्स लगे होते थे, पत्र पेटियां, और वो वहां डालते थे। तो और हमारा राइडर आता था अखबारों से, वो वहां से पत्र निकाल के ले जाते, अखबार में ले जाता था। और तीसरा विकल्प बाद में था कि हमें तार के अथॉरिटी मिलती थी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से, और हम जिस डाकखाने में जाएंगे वहां हम बैठ के तार भेज देंगे। और तार में भी ये होता कि तार भी कई दिन में पाओ, ऐसे तार दिखे मैंने, ताकि सनद रहे आपकी नई पीढ़ी, जैसे आपके बच्चों, आपकी जो नई पीढ़ी के आप जैसे बहनें हैं, बच्चे आ रहे हैं हमारे, उनको दूंगा। तो मेरे भाई 2-3 चिट्ठियां हैं, संपादक जी ने मेरे को पत्र वो भेजा, ये तार आपका 3 दिन बाद मिला है, और स्थानीय तारघर से बात कीजिए, तार रुका कहाँ। 3 दिन में तार पहुंचते थे। और उसमें तार में क्या होता था कि वो तार जब गिनते थे शब्द, प्रेस तार को, वो 50 शब्द में वो तार बाबू 50 लिख देता था, फिर आगे 50 में 50 लिख देता था। अगर खबर कोई जल्दी भेजनी, तार पहुंच गया, अगर वहां सब एडिटर ने ध्यान नहीं दिया, तो उसने आ गया प्रयाग 50 पांडे, 50 में समझा था। अच्छा। तो ये, अच्छा। और अब तो आप कल्पना करें कि मतलब डाक से खबरें जाती थी, जी, कितने दिन में वो पहुंचती होंगी, जी, फिर वो कब छपती होंगी? जी, ये दैनिक अखबार में छपती थी? दैनिक तो 5-6 दिन पुरानी खबरें तो वो होती थी? डाक से हम भेजते थे हाँ, आर्टिकल, हाँ। सॉफ्ट स्टोरी अच्छा। आर्टिकल, सॉफ्ट स्टोरी। हमारे वहाँ खास खबर, खोज खबर आता जनता में, अच्छा। और आर्टिकल आते थे, अच्छा। डाक से हो जाते थे। अच्छा। खबरें जाती थी तार से या बस से। बस से। और अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर हुई, तो अगर फोन लग गया, हाँ। तो हम जब वो वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में हाथ पाथ जोड़ के फोन लग गया, तो हम फोन में वहाँ डेस्क में खबर नोट करा देते थे। तो ये उस दौर में, ये 80s की बात आप कर रहे हैं? ये हम 80 से, ये आप ये मानिए, जब आपका 2000 के आसपास फैक्स आ गया। फैक्स भी सरकारी डाकखाने में आया। हाँ।
फैक्स भी डाकखाने में आया तो हमें फैक्स अथॉरिटी मिल गई। अब हम जहाँ डाकखाने में जाते फैक्स, अब वहाँ फैक्स में लाइन लगती थी, और फैक्स में लाइन लगती तो फैक्स पहले तो फैक्स नहीं मिलता, फैक्स मिलेगा एसटीडी से। एसटीडी भी हमारे 98 में आया। तो एसटीडी मिलेगी नहीं तो अगर चले गया तो कहेंगे साहब साफ नहीं आ रहा, गंदा आ रहा, काला आ रहा, तो बहुत मुश्किल। और संडे बाद में ये हुआ, पहले तो हमारे डाक तारघर 24 घंटे खुले रहते थे, फिर कालांतर में तारघर की भूमिका खत्म हुई, अब तो तारघर ही बंद करोगे। तो जबकि भारत में रेलवे है, तारघर है, पोस्ट ऑफिस है, ये पुराने विभागों में है, इन पुराने शुरुआती स्टेटमेंट है ये ब्रिटिश कालीन भारत के। तो अब तारघर उनकी भूमिका खत्म हुई, 24 घंटे के तारघर होते थे। तो अब उसके बाद ये फैक्स आया, तो फैक्स से हम खबर भेजते थे। और जब मैं टीवी में मैंने काम किया तो हम 2022 तक बरेली हमारा ब्यूरो था, बरेली या दिल्ली बस से हम टीवी कैसेट से खबर भेजते थे। और अब मुश्किल कितनी थी, कैसेट मिलती नहीं थी, 250 रुपए की कैसेट आती थी। और अब हम खबर करेंगे, गांव जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, पूरे दिन में ये पैकेज बनाएंगे, उसको फिर बस वाले को देंगे, 100-200 रुपये उसको देंगे, तो 2000 रुपये एवरेज 1,500-2,000 रुपये खर्च होते थे एक खबर में। अगर खबर लग गई तो 500 रुपये नहीं लगी दोगे। अच्छा, खबर लगी तो 500 ही मिलते थे। 500 पैकेज, वो भी ये 10 खबर लगेंगे, दो जुड़ेंगी। तो ये शोषण था पूरा। तो अब लेकिन ये था कि आप जब आपके लिए पत्रकारिता वृत्ति भी है, कला भी है, और साथ में जीविकोपार्जन का साधन भी है, और समाज सेवा भी है। तो जब आप इस करते हैं तो फिर आपके 4 पक्ष होते हैं, 3-4 पक्ष, तो एक पक्ष कमजोर होता है तो लगता है दूसरा पक्ष में आपने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो प्रिंट पत्रकारिता में भी उस दौर में काम किया है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआती उसमें भी आप रहे हैं। तो आज जो समय है उसमें कितना संतुष्टि आप पाते हैं, अच्छा चीज़ें क्या आपको लगती हैं, और संकट आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लगातार मतलब चैनल्स तो हैं ही इलेक्ट्रॉनिक्स, और उनकी भी बाढ़ है, उसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल्स लोगों ने बना रखे हैं, उसके जरिए भी पत्रकारिता हो रही है, पोर्टल्स भी हैं। तो इसको एक अच्छे दौर के तौर पर देखते हैं। और प्रिंट लगातार मर रहा है, पत्रिकाएं तो लगभग खत्म हो चुकी हैं, प्रिंट अखबार भी लगभग अब कोविड के बाद से तो एकदम ही डाउनफॉल हुआ है, और लोग मोबाइल पे ही सारे अखबार पढ़ ले रहे हैं, या फिर उनको खबरें ही इतनी मिल जा रही हैं कि अखबारों तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं, पढ़ने का कल्चर खत्म हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो हमें इसके लिए आपको 90 के दशक मानना पड़ेगा। ये चीजें बदली हैं 90 के दशक। तो 90 के दशक में जब हमने अर्थव्यवस्था को, खुली अर्थव्यवस्था अपनाई, और तो नई खुली अर्थव्यवस्था अपनाई तो पूरा विश्व गांव हो गया, तो नई संचार टेक्नोलॉजी आई, और नई बाहर के मीडिया हाउसेस को अनुमति मिली। तो नई संचार टेक्नोलॉजी के आने के बाद तो पूरा मीडिया का परिदृश्य बदल गया। और जब आपने उसके बाद WWW आया, फिर 1998 में इंटरनेट पत्रकारिता इंटरनेट में आ गई, कंप्यूटराइज हो गई, और उसके बाद 2000 में DTH आ गया, डायरेक्ट टू होम। फिर उपग्रह से आप समाचार ले सकते हैं, सैटेलाइट से ले सकते हैं। तो उसके बाद जो 2000 के बाद जो निजी चैनलों का आना हुआ, तो निजी चैनल जब आए, जो बात आपने कही अभी, तो उस वक्त ये लगा कि अब जो हमारे अखबार है, प्रिंट मीडिया है, उसका खत्म हो जाएंगे, उनका भविष्य खतरे में है, उनमें बहुत तगड़ी चुनौती थी। लेकिन अखबार बड़े लचीले थे। अखबार लचीले ये थे कि अखबारों ने उन्होंने अपने आप को बदला, उन्होंने प्रिंट मीडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया। अखबारों ने प्रिंट मीडिया को फॉलो किया, और कई बार प्रभावित हुआ प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो स्थिति ये हुई कि अखबार ने तो जो अपनी अखबार की या प्रिंट पत्रकारिता की एक पूरी परंपरा थी, करीब 1500 साल का उसका पीछे इतिहास जुड़ा था। बिल्कुल। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल नया नया आया था, तो उसकी 1500 साल की साख थी। तो इसने जैसे ही लोगों के बीच में गया, तो इसमें इतना बाजारवाद इसमें इतना हावी हुआ कि इसने लोगों के मस्तिष्क में कब्जा करने के लिए और उनके दिलो दिमाग में कब्जा करने के लिए जो ऐसी चीजें परोसी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
तुरंत ही अप्रासंगिक हो गया, या उसकी विश्वसनीयता, तटस्थता, उसकी पेशेगत ईमानदारी पर संदेह बहुत जल्दी उठने लगे। अच्छा। लेकिन ये बात प्रिंट मीडिया के साथ नहीं हुई। अब जब हमारे वहाँ 15 सालों से, 1.5 दशक से, जब से ये सोशल मीडिया आया, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, तब से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो पहुंच है, एक तो इसकी यत्र तत्र सर्वत्र सुलभता है, और इसमें कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है ये, और इसकी पहुंच बहुत तगड़ी है। इसमें तत्काल आप कहीं भी खबर भेज सकते हैं, इसमें फीडबैक तुरंत मिल रहा है। तो इसने इन दोनों के लिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने दोनों के लिए संकट का पैदा कर दिया। अब जब दोनों के लिए संकट पैदा किया, तो इन दोनों को, ये कितना ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कहे अपने को, संस्थान को, क्या हम राष्ट्रीय हैं, हम इतने, तो अब ये टीआरपी वाला भी जो था एक लड़ाई, वो भी हाशिए में चली गई। तो अब आज की तारीख में ये हुआ है कि इन जो प्रिंट मीडिया हो, वो अखबार घराने हो या न्यूज चैनलों के संस्थान हो, उन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म आना पड़ा है। ये बात कर दिया उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब अखबारों ने अपने ई संस्करण ला गए, ई पोर्टल्स आ गए, जी, चैनल लगातार आ गए जी। और अब स्थिति है कि इसको मानव इतिहास में, लेकिन ये सुखद है देखना कि एटलीस्ट मरे नहीं, नए रूप में आ गए। मानव इतिहास में ये सबसे नई संचार क्रांति मानव इतिहास में सबसे बड़ी परिघटना है, बहुत बड़ी है। और इसने हर आदमी को पत्रकार बना दिया, हर आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर इसमें ऐसी शक्ति है, ये लोगों की रुचियों को विकृत कर सकता है, लोगों के मस्तिष्क में कब्जा कर सकता है, और कर रहा है, तो अगर इसका नियमन न हो, अगर ये गलत हाथों में चली गया, अगर इसका दुरुपयोग होने लगा, तो ये बहुत बड़ा विस्फोटक भी हो सकता है। और आज की तारीख, और फिर मैं ये बात, वहां जहां आपने सवाल पूछा था बहन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले प्रिंट मीडिया ने चुनौती दी, इलेक्ट्रॉनिक ये चैनल, टीवी चैनलों ने प्रिंट मीडिया को चुनौती दी। प्रिंट मीडिया तब भी बना रहा, और अब उसके बाद सोशल मीडिया उन दोनों को चुनौती दे रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ये क्षणभंगुर है। ये आप इसका प्रभाव, ये सनसनी पैदा कर सकता है, ये गलत फहमियां पैदा कर सकता है। ये दूसरा पक्ष भी है इसका, कि अच्छा भी कर सकता है, लोगों का ज्ञान बढ़ा सकता है, लोगों की जानकारी बढ़ा सकता है, लोगों को सूचनाओं से लक्ष्य कर सकता है। और आज की तारीख में जब हम कहते हैं सूचना विज्ञान है, तो नई संचार क्रांति ये अलौकिक विज्ञान है। अच्छा अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने। हाँ, अलौकिक विज्ञान है, मतलब इतनी शक्ति है, अलौकिक शक्तियां, तो अलौकिक शक्तियों का दुरुपयोग होने की भी उतनी संभावना है। और अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिंट मीडिया के लिखे हुए शब्दों का शाश्वत है, लिखे हुए शब्दों का मूल्य कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल भी रहेगा। तो फिर अखबार अपने अखबारी फॉर्मेट में जिंदा रहेंगे, या फिर ई संस्करणों तक ही अब रहेंगे? क्या लग रहा है आपको, मतलब ये रहेंगे अभी? देखिए, अखबार पत्रिकाएं मौजूद होंगी। देखिए, ऐसा है कि अगर आप अब एआई आ गया। अब एआई तो मतलब लौकिक, मतलब उसका तो क्षमताएं असीम हैं जी। सेकंड भर में अब तो खबरें लिखने के लिए भी अब एआई खबरें लिख रहा है। भविष्य में हो सकता है कि सारे न्यूज चैनल, सारी न्यूज एजेंसियां अपने रिपोर्टर्स को हटा दें और एक बंदे को रख के उसे एआई से खबर लिखवाए। तो एक बड़े संकट की तरफ हम लोग इस वक्त जा रहे हैं। अब बहुत बड़ा संकट आ गया है, अगर इसकी गहराई में हम जाएं तो। देखिए, ऐसा है कि हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ संस्कृति और मूल्य लाती है, और उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। तो हम खट्टा मीठा मीठा गट और खट्टा खट्टा थू नहीं कर सकते हैं। तो हमको दोनों के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और जरूरी बात जो नियमन की आपने की, वो जरूरी है, वो जरूरी है। और दूसरा ये है कि अगर अखबारों ने सब एक, आज पत्रकारिता दो धड़ों में बटी है। एक धड़ा अंधभक्त है, दूसरा अंध विरोधी है, और उन सब के बीच में जनता गायब है। अब आप जनता के
बात कर, जनता के मंच है अखबार, जनता के शिकायत के मंच है, जनता किस पक्ष में बात कर, आप जनता की आवाज है। अभी आपने बात कही थी अपने व्याख्यान में कि जनता पत्रकार हमेशा विपक्ष का आदमी होता था। तो आप जनता इन सब में गायब है। आप अपने अपने वो जनता का वास्तविक प्रतिनिधि होता था। तो अगर सवाल वही पूछता था सत्ता से, वो कड़ी था एक बीच की, वो खत्म हो गया, वो कमजोर हो तो गई। आप और यहाँ तक कि आपने वो पाठकों के पत्र तक बंद हो गया अखबारों में, जो कॉलम आता था पाठकों के, जो सीधे संपादक से जुड़ता था, वो फीडबैक ही खत्म हो गया। तो आप एक पक्षी जो संचार आपका चल जो रहा है, प्रभाव संचार का प्रभाव एक पक्षी है, तो वो संचार तो वैसे भी तकनीकी तौर पे भी उसको पूरा नहीं माना जाता जब तक फीडबैक नहीं आ रहा है। ये तो संचार का बेसिक सिद्धांत है। क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत कमाल की बात कही। तो बेसिक सिद्धांत है। अगर हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स देखें तो फीडबैक के बिना तो कुछ भी नहीं है, तब तो अधूरा है। उसको संचार को में बाधा कहते हैं। क्या बात ये है? संचार में बाधा है। आप अगर आप जिसके लिए अखबार निकाले हो उसकी पहुंच संपादक की चौखट तक नहीं है, तो ये संचार में बाधा है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही शानदार बातचीत ही चल रही है। और प्रयागदा, अभी क्या है आगामी योजनाएं आपकी, किस किस विषय पर अभी और किताबें आपकी लिखने की प्लानिंग्स हैं? देखिए, अब ये तो ये होता है कि इसको अभी कहा जा सकता, मन तो कई चीज़ों में काम कर रहा है। जैसे उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन पर हमारे वहाँ हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो आज तक हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है, जल का कोई आंकड़ा नहीं, जंगल का कोई आंकड़ा नहीं, जमीन का कोई आंकड़ा नहीं। तो हम लोग नहीं, हमारी पुरखों ने इस पर नारे बहुत दिए, लेकिन बुनियादी काम कम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो कई चीज़ें अभी चल रही, मैं खासतौर पर समसामयिक विषयों पर और ऐतिहासिक पक्षों पर और जनता के मुद्दों पर आर्टिकल लिख देता हूँ कई अखबारों को। और अब वो 42 साल में इस विद्यार्थी जीवन के बाद अब वो नई पीढ़ी के हमारे साथी बच्चे आ रहे हैं, तो उनके वो बीच में जाके खबरें करना न, उनको वो भी असहज महसूस होते हैं, इसलिए मैं हॉट स्टोरी करनी मैंने बंद कर दी। हमें भी असहज होते हैं। अब एक पूरा 4-2 पीढ़ी का गैप है हम उम्र का और उसका। अच्छा प्रयागदा, चलते चलते ये सवाल पूछूंगी कि ये जो आप लोगों ने कमाया था, कमा के आपने जो एक पूरी विरासत खड़ी की पत्रकारिता की, इसको क्या आप लोग अगली पीढ़ी तक देने में कामयाब हुए हैं? क्या अभी के जनरेशन के जो बच्चे जिन पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं पत्रकारिता, क्या वहाँ तक आपकी पहुँच बनी है? क्या आपको वहाँ पर कभी बुलाया गया आपको बताने के लिए, या फिर वही यूजीसी नेट वाले टीचर्स ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं, या आप लोगों की भी कुछ पूछ है वहाँ तक? क्योंकि अगली जनरेशन तक ये किस्से कहानियाँ, ये जज्बा नहीं गया तो फिर बड़ा लॉस एक तरह से है ये। नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा तो जब एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल में आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय में पत्रकारिता है, पत्रकारिता संस्थान है, मैं अभी तक मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य नहीं ये मिला। बड़ा दुर्भाग्य है ये तो और दूसरा बात, मैं अभी आपसे बहन जी, मैंने भी कहा अभी अपने व्याख्यान में भी, हम इस प्रकार के जो शिक्षण संस्थान है, पत्रकारों के शिक्षण के संस्थान है, वहाँ आप पीजे भी करा रहे हैं, एमजे भी करा रहे हैं, पीएचडी भी करा रहे हैं, शोध भी करा रहे हैं, बहुत, और वो बहुत जोड़ी है। अगर आज के तारीख में अगर हम टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदली, अगर हम तकनीकी तौर पर दक्ष पत्रकारों की फौज जमा नहीं करेंगे, मतलब उस दक्ष पत्रकारों की फौज को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम पत्रकारिता में पीछे जाएंगे। तो लेकिन वो दक्षता अनिवार्य है जो हमारी पीढ़ी में नहीं थी, और हम तो काम चलाओ करते रहे, सीखते रहे, वो सानसानी अंदाज से। लेकिन आज के अगर दक्ष पत्रकार आए और उनमें तकनीकी दक्षता के साथ साथ सामाजिक सरोकारों का भी संस्कार पड़ जाए, तो पत्रकारिता को कोई खतरा नहीं होने वाला है, पत्रकारिता आगे जाएगी। लेकिन खाली टेक्नोलॉजी से पत्रकारिता नहीं होगी, और इसका ध्यान जो है पत्रकारिता के संस्थानों को देना पड़ेगा कि वो किस तरह के मूल्य स्थापित कर रहे हैं, वो हमारे पुराने पुरखों को कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है उन संस्थानों के लिए। एक बात से बात करनी पड़ूंगा, क्योंकि जब अमर उजाला आया यहाँ, दैनिक अमर उजाला 80 के दशक में, तो वो औपचारिक तौर पर रिपोर्टर नहीं रखते थे, उनके पास एक ये कहिए आप संवाद सूत्र होते थे, नैनीताल जैसी, नैनीताल के स्थान बात करो, हल्ला ही नहीं था। तो वो संवाद सूत्र, उनको जो घटना हुई उन्होंने फोन कर दिया, लेकिन उसका डेस्क इतना मजबूत था अमर उजाला का,
वो उसको उस नैनीताल का भूगोल, नैनीताल का पर्यावरण, नैनीताल के नेता, नैनीताल के अच्छे बुरे लोग, नैनीताल का इतिहास, नैनीताल वो सब जानता था। उनको बहन जी के बारे में मैं जान रहा हूँ, सबके बारे में, सड़क गली सब जानता। वो खाली फोन में जिस्ट नोट करता था और दूसरे दिन खबर आती थी, जैसे लगता था कि संवाददाता ने आंखों देखा हाँ लिख दिया। तो वो डेस्क बहुत मजबूत थे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जितने भी हमारे पत्रकारिता के संस्थान खुले हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय में है या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में है, तो इनको एक डिग्रीधारी पत्रकारों की फौज खड़े करने के बजाय संवेदनशील पत्रकारों की फौज खड़ी करनी चाहिए। तो उनको तकनीक के साथ मूल्य और संस्कार और संस्कृति भी सिखानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सुंदर संदेश आपने दिया और इतना कीमती वक्त प्रियंका आपने दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार यहाँ पर आते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जीवित सरत सदम, आप खूब आगे बढ़ो। जी, तो दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो, ये बातचीत, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा। कम्युनिकेशन का सबसे मजबूत वो है फीडबैक मिलना। जी। जैसा कि अभी बात की, तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।